हेलो एवरीवन, मैं सौरभ फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई क्लास के साथ सौरभ क्लासेस में। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 इससे एक टॉपिक उठाने वाला हूं, संगम का सामाजिक और आर्थिक दशा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। संगमकालीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के संबंध में विस्तृत ज्ञान संगम साहित्यों से ज्ञात होता है। इस काल की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का वर्णन हम विभिन्न उपशीर्षकों के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाते हैं अपनी सामाजिक अवस्था के बारे में, संगमकालीन सामाजिक अवस्था। ठीक है, संगम साहित्यों से ज्ञात होता है कि सुदूर दक्षिण राज्यों में वैदिक यज्ञों का प्रचलन हो चुका था। बड़े वैदिक यज्ञों में अत्यधिक धन का व्यय किया जाता था। राजा तथा धनाढ्य लोग ही इसे संपन्न कराते थे। वैदिक संस्कृति के कारण राज दरबारों में ब्राह्मणों तथा पुरोहितों की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हो गई थी। ब्राह्मणों को उदारतापूर्ण दान देना तथा उन्हें प्रसन्न रखना साधारणतया सभी शासकों का उद्देश्य होता था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अनेक वर्गों का उल्लेख मिलता है, किंतु दक्षिण भारत में उत्तर भारत के समान 4 वर्गों की व्यवस्था नहीं थी। सभी राजा पेशेवर सैनिकों को रखते थे। सैनिकों के रूप में वेलाकार लोगों का काफी महत्व था। ये संपन्न कृषक थे, फिर भी युद्ध में भाग लेते थे। सेना के नायकों को एनाड़ी की उपाधि दी गई है। वेलार वर्ग के लोग सरकारी पदों पर नियुक्त किए जाते थे। कृषि में संलग्न लोगों को संगम रचनाओं में आमतौर पर वेलाकार कहा गया है और उनके प्रमुखों को वेल्लिर। ठीक है, विद्वानों के अनुसार काले और लाल मिट्टी के बर्तनों तथा लोहे के आविर्भाव का श्रेय इन्हीं वेल्लिर लोगों को दिया जाता है। इन लोगों ने खेती के कई तकनीकों, सिंचाई तथा लोहे के प्रयोग से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। वेल्लिर कृषि भूमि के बड़े भाग के स्वामी थे, किंतु वेलाकर 2 वर्गों में विभाजित थे, एक जमींदार तथा दूसरा भूमिहीन खेतीहर मजदूर वर्ग। ठीक है, धनी बेलाकार की नियुक्ति राज्य के उच्च पदों पर होती थी। वे युद्ध तथा शिकार में राजा के साथ जाते थे। राज परिवारों के साथ इनका वैवाहिक संबंध भी होता था। यह शासक वर्ग एक जाति के रूप में विद्यमान था। धनी बेलाकार मजदूरों से खेती करवाते थे, किंतु इससे जो अपेक्षाकृत छोटे हैसियत के लोग थे वे स्वयं श्रम करके खेती किया करते थे। इसके अतिरिक्त अनेक व्यावसायिक वर्ग थे। पुलेयन जाति के लोग रस्सी की चारपाई बनाते थे। चरवाहों का अलग वर्ग था। तमिल प्रदेश की उत्तरी सीमा पर मलवर नाम के लोग रहते थे। ये लोग अनपढ़ होते थे तथा इनका पेशा डाका डालना था। एनियर नामक एक जाति थी जिनकी घड़ों में बड़ी संख्या में धनुष तथा ढाल विद्यमान होते थे। इस काल में अनेक प्राचीन जंगली जातियां बड़ी निर्धनता की स्थिति में थी और साथ ही साथ नए पेशेवर वर्गों का आविर्भाव भी हो रहा था। कृषि तथा उद्योग की अभिवृद्धि तथा व्यापार के उन्नति के होते हुए भी समाज में आर्थिक विषमताएं स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। धनी लोग ईंटों तथा गारे के पक्के मकानों में रहते थे और नीचे के भाग व्यापार के लिए उपयोग में लाते थे। निर्धन घरों के मकान कच्चे होते थे और जंगली जातियां झोपड़ियों को में अपना निर्वाह करती थी। मूल रूप से आर्थिक विषमताओं के बाद के काल में कर्मकांड तथा सामाजिक रीति रिवाजों ने इसे और भी
पुष्ट किया। संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्यम के अनुसार तमिल देश में विवाहों को एक संस्कार के रूप में आर्यों द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तमिल प्रदेश में स्त्रियां तथा पुरुषों के सहज प्रणय को 5 तीर्णों कहा गया है। मूल रूप से तमिल परंपरा में विवाह का सरल तथा सहज ढंग था। एक पक्षीय प्रणय को कैकिडो तथा औचित्यहीन प्रणय को पेरुंदने कहते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम इसकी आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। संगम साहित्यकों के अनुसार दक्षिण भारत की भूमि काफी उपजाऊ थी। यहाँ काफी अनाज पैदा होता था। मांस तथा मछली भी इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। चोल राज्य में कावेरी के जल की सिंचाई में प्रयोग की जाती थी। निश्चित ही कृषि मूल आधार थी जिस पर राज्य का अस्तित्व निर्भर करता था। कृषि से प्राप्त राजस्व राज्य की आय का प्रमुख साधन होता था। इस काल में विशेष समृद्धि का कारण था आंतरिक तथा वैदेशिक व्यापार की प्रगति। वैदेशिक व्यापार भली भांति संगठित थे। बड़े बंदरगाहों वाले नगर पाल के व्यापारिक केंद्र थे। पुहार बंदरगाह इतना सुविधाजनक था कि विदेशों से माल लेकर आने वाले व्यापारी बड़े जहाज पाल उतारे बिना ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी का मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है, बंदरगाह को ही गोदी कहा जाता था। तो विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री बंदरगाहों अर्थात गोदी में उतारी जाती थी। विदेशी व्यापार के कारण पुहार के लोग बहुत धनी हो गए थे। इस नगर में अनेक ऊंचे तथा भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिले थे। इन भवनों के ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे की मंजिलों का प्रयोग व्यापार में किया जाता था। जहाजों को संकेत देने के लिए तट पर जल दियों की स्थापना की जाती थी। अनेक संगम कृतियों में उल्लेखित चेरों की प्राचीन राजधानी करूर का नाम वज्जीपुरम भी बताया गया है। यहाँ हुए उत्खनन में रोमन सिक्के, ग्रेफाइटी चिन्हों वाले काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक अन्य प्रसिद्ध नगर उरियूर में संगोरा वृत्तों के महापाषाणीय शवाधानों का संकेत साहित्यिक विवरणों से प्राप्त होता है। यहाँ प्रथम द्वितीय शताब्दी के ब्राह्मी अभिलेख युक्त मृदभांड मिले हैं। साथ ही यहाँ कलश शवाधान के स्थल भी प्रकाश में आए हैं। इस काल में व्यापार के संबंध में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ से व्यापक जानकारियां मिलती हैं। इससे पता चलता है कि भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध काफी विकसित थे। ग्रंथानुसार व्यापारिक नगरों में बड़ी संख्या में जहाज विद्यमान रहते थे, जिससे आयात निर्यात विदेशों से होता रहता था। रोमन साम्राज्य तथा दक्षिण भारत के बीच व्यापार का प्रमाण पुरातत्व संबंधी स्रोतों से पुष्ट होता है। इस काल में आंतरिक व्यापार भी काफी विकसित थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाट लगाने के लिए व्यापारी गाड़ियों तथा पशुओं का कारवां बनाकर जाते थे। पशु, जड़ी बूटी, मछली का तेल, गन्ना आदि विनिमय का उल्लेख मिलता है। उरियूर सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था। सूत काटना सदैव की भांति स्त्रियों का मुख्य कार्य था। ठीक है, अब इनकी हम निष्कर्ष को देखते हैं कि इस निष्कर्ष में
क्या बताया जाता है। इस प्रकार हम उपरोक्त अध्ययनों से संगमकालीन समाज की अर्थव्यवस्था और समाज और अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन से हम पाते हैं कि संगमकालीन संस्कृति उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की सांस्कृतिक तत्वों का समन्वय थी। यह उस युग के महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। संगमकालीन शासकों ने समाज एवं अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसके फलस्वरूप इनका तेजी से विकास हुआ। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संगमकालीन समाज की और अर्थव्यवस्था की अवस्था काफी उन्नतिशील थी। यहाँ समाज वर्ग विभाजन, वर्तमान में जो हम वर्ग विभाजन चतुर्थ वर्ग विभाजन देखते हैं, 4 वर्ण का रूप में विभाजित है, वह व्यवस्था हमें दक्षिण भारत में नहीं देखने को मिलती। विशेषकर संगम काल में यह वर्ण विभाजन व्यवस्था नहीं थी। और साथ ही साथ इनकी अर्थव्यवस्था की जो संपन्नता थे, उसे देखकर यह ज्ञात हो जाता है कि संगमकालीन क्षेत्र में, दक्षिण भारत के संगमकालीन काल में विशेष रूप से अनेक आर्थिक समृद्धि हासिल थी, जिसकी वजह से संगमकालीन इतिहास का प्राचीन भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।